फास्ट इन्फ्लेशन बढ़ती है उतनी फास्ट हमारी इनकम नहीं बढ़ती। तो हमें क्या करना है कि हमारा इन्फ्लेशन से ज्यादा, हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा हमें बेनिफिट हो, ताकि हम कभी भी लॉस में ना रहे। कभी ऐसा ना हो कि आज हमने 100 रुपए कमाए लेकिन हमारा पैसा अराउंड 80 रुपए हमने कंज्यूम कर ली क्योंकि इन्फ्लेशन है, बट हम कमा तो 100 ही रहे हैं, तो सेविंग्स हमारी कम हो गई। तो इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ठीक है, हमारा जैसे जैसे ग्रोथ होगा, हमारा कुछ इनकम बढ़ेगा, वो अलग मैटर है, बट ऐसा क्या करें कि हम हमेशा इन्फ्लेशन से एक कदम आगे रहें। ये हमें सीखना है, ताकि हम कभी भी ये ना हो कि भाई अब हम उस इन्फ्लेशन की वजह से हमें कभी ये ना हो कि हम क्या करें, अब ये चीज कभी नहीं भुगतनी पड़े। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो रुपए कंज्यूम कर लिए वो तो हमने कंज्यूम कर लिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कंज्यूम करना हमारी जरूरत है। पर जो रुपए हम सेव कर रहे हैं, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, जो भी अमाउंट आप सेव कर रहे हो, कुछ ऐसा हो कि आप उस पर भी कुछ इतना कमाओ कि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। अगर आप उस अमाउंट पर, जो भी आप सेव कर रहे हो उस पर भी आप कमाने लगो, तो वहीं से आपका ग्रोथ है, वही आपके लिए वही ग्रोथ है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में, जब भी आपको कोई चीज खरीदनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्यूचर गोल्स बनाते हैं, जैसे कि किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को अच्छा फोन ही खरीदना है, तो उसके लिए हम पैसे जोड़ते हैं। तो जब हम पैसे जोड़ते हैं, अगर हम उस पैसे जुड़े हुए पैसे पर भी कमाएं, तो हमें उससे हमारा जो एम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें बेस्ट तरीका अपनाना है और बेस्ट तरीके तक पहुंचना है। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे कि हम अपनी सेविंग्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कहाँ उसे हम लगा सकते हैं कि हम उस पर पैसे कमा सकें। एकदम शुरुआत में, जब हम स्टार्टिंग में, जब एकदम नए नए होते हैं, या सबको तीन चार चीजों के बारे में तो पता ही है कि हम सेविंग्स यहाँ यहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं बैंक्स में, सबको पता ही है कि भाई सेविंग्स अकाउंट में रख लेते हैं। कोई कहीं तो सेविंग्स अकाउंट में हमें कुछ नहीं मिलता, अराउंड 2-3% हमें मिलता है उसमें, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलता। इंटरेस्ट मिलता है 2%, 3%, इतना ही रहता है मोस्ट, ये सबको पता ही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट में 6-6.5, मैक्सिमम 7, वो 7 होता नहीं है, बट 6-6.5% हमें इंटरेस्ट मिलता है। बट फिक्स डिपॉजिट के कुछ ड्रॉबैक्स है, मुझे नहीं पता सबको पता है कि नहीं, तो मैं एक बार बताती हूँ। एक ड्रॉबैक ये है कि आप फिक्स डिपॉजिट में दो तीन, अब तो रेकरिंग डिपॉजिट्स भी हैं, बट स्टिल फिक्स डिपॉजिट में आप लमसम अमाउंट सेव करते हो। जैसे आप पहले 20-30 हजार, 10 हजार, 20 हजार रुपए इकट्ठा कर दो, फिर आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर दो, और वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। अब आप 5 साल तक वो रुपए निकाल नहीं सकते। अगर आप 5 साल के पहले वो रुपए निकाल लेते हैं, तो आपको वो अमाउंट, कैपिटल तो मिलेगा, पर उस पर इंटरेस्ट का जो मिलना चाहिए 5 साल में, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके जगह हमें मिलता है सरेंडर वैल्यू, जो हर बैंक आपको देता है, सरेंडर वैल्यू बोलता है जिसको। उसमें क्या होता है कि 7% की जगह वो एक्चुअल में आपको सिर्फ 3 या 4% इंटरेस्ट देता है, बाई चांस अगर आपने 5 साल से पहले वो रुपए निकाल लिए। अगर और 5 इयर्स तक आपको लॉक करके उसके बाद आप निकालो, तो जरूर आपको 6.5-7% जो भी इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और ये इंटरेस्ट भी कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब होता है कि आज आपने सपोज 10 हजार रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट किया, तो 1 साल में आपको 6% के हिसाब से 600 रुपए उस पर मिले, तो 10,600 हो गए अगर 1 साल के बाद। तो अब नेक्स्ट ईयर आपको 10,600 पे 6% मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर 10,000, 11,300 के आसपास कुछ अमाउंट हो जाता है, उस पर फिर आपको 6% मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब हम लोग जितने रुपए लगाते हैं, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जुड़ कर हमें, इंटरेस्ट पर भी हमें
इंटरेस्ट मिलता है, एज इन इंटरेस्ट पर भी हमें कुछ कमाने का मौका मिलता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, और उसी हिसाब से हमें ये पेमेंट वापस आता है 5 years के बाद। तो अच्छा है, बट यही प्रॉब्लम है कि 5 साल तक आप वो पैसे को नहीं ले सकते, और तोड़ने से कुछ नहीं मिलता, वो फिर तो सेविंग्स अकाउंट ही ठीक है, सेम ही बात है। तो ये एक पॉइंट है जो फिक्स डिपॉजिट देता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस है, जैसे पीपीएफ है। इसके बारे में लोगों को पता है कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस पर एक पीपीएफ चलाती है, प्रोविडेंट फंड, जिसमें हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग हर साल रुपए उसमें डालते जा सकते हैं। रेकरिंग मतलब हर महीने आप रुपए डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, और उसमें भी आप 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे, और कोई कोई पीपीएफ 15 साल का होता है, जो 15 साल के बाद ही आप उसमें से सारे रुपए निकाल सकते हो। बीच बीच में आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, साल में सिर्फ एक बार आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो पीपीएफ से, और वो भी फुल अमाउंट नहीं, आई थिंक 25% के अराउंड ही आप विड्रॉ कर सकते हो पीपीएफ से, और बाकी आपको उसमें भी आपको अराउंड 7% इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में 7% इंटरेस्ट मिलता है, और ये आप उसमें रुपए डालते रहो, और आप हर साल डालते 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 इकट्ठा करके 10-15 साल के बाद आप रुपए निकाल सकते हैं, और हर साल सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल सिर्फ एक बार अलाउड है, अराउंड 25%, जितना भी टोटल अमाउंट है अभी आपके उसमें से। और ये भी शायद 5th ईयर में स्टार्ट होता है विड्रॉल, उसके पहले दे डोंट अलाउ। फर्स्ट 4-5 ईयर्स में आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, 5th ईयर से आप हर साल कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका नियम है। ये पीपीएफ है जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में होता है। पोस्ट ऑफिस में ही एक और होता है विच इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट होता है कि हम लोग महीने के महीने कुछ रुपए बांध देते हैं, 2,000, 3,000, 5,000, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे, और हर महीने उतने अमाउंट हम लोग एक अकाउंट में डिपॉजिट करते रहते हैं, हमारे अकाउंट में। उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी वैसा ही है, अराउंड 5 years का उसको कुछ लॉक इन होगा। और ये रेकरिंग, ये काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट ही है, बस ये रेकरिंग है वो, और वो लमसम है। लमसम मतलब हुआ कि आप एक बार में 20,000 या 30,000 रुपए लगाते हो फिक्स डिपॉजिट में, और रेकरिंग में आप हर महीने कुछ कुछ रुपए डालते हो, यही डिफरेंस है। तो ये हो गए फिक्स डिपॉजिट। Hello. हाँ, हेलो। Just a small request, if is it possible if you just speak in English also, because या you're ओके, slightly poor I'll in do that. Hindi. No problem. Just mix I'll do that. both. I'll mix it up. Okay, Okay. no problem. Okay. Yeah, please. Okay, could you just, yeah. Okay. So, ठीक है, मैंने जो बोला एक बार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे जिनको प्रॉब्लम। So what I was saying is कि in banks we have savings account where we get 2 to 3% interest, and we have fixed deposits where we can put lump sum amount at one time, which is around like 10,000 or 20,000, 30, 50, as you wish, and you have to keep it for 5 years, which is a lock-in period of 5 years, and then you will get a 6.5% compounded interest. So compounding जैसा मैंने explain किया था, it is about every year आप जो पैसा कमाते हो, whatever you earn, you get interest on interest. For example, if you have earned 600 rupees in the first year as interest, in the next year you will earn like 10,600 per, you will get interest. So it becomes 11,200 for the next year, and in the next year you will earn interest on 11,200 or 300, whatever the amount is. So this is called compounding, which we get in fixed deposit. There is also an option in the banks, which is recurring deposit, where we invest a certain amount every month. For example, 2,000, 3,000, 4,000, whatever you want. You fix that amount and you deposit every month
for example, if you are depositing 2,000 per month, so you will get interest accordingly, which also has a lock-in period. Reckoning deposits also has a lock-in period. It is not free for withdrawal. And then there is post office, where you have PPFs, where you deposit money. Like you can deposit every year some amount, and you can withdraw the whole amount after 15 years. But you can withdraw some amount after 5 years. You are allowed an annual withdrawal only once. One annual withdrawal, where you can withdraw around 25% of the total amount which you have deposited in the PPF, and where you get 7% as interest. Okay, clear? So now अभी तक हम लोग ने we discussed कि कहाँ कहाँ हम लोग उस सेविंग्स को रख सकते हैं. अगर हम लोग घर पे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कीप इट एट होम, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता. हम लोग घर पे मदर्स तो रखती हैं, बट दे डोंट अर्न एनीथिंग ऑन दैट. अगर हम लोग बैंक्स में रखते हैं, तो देयर आर टू ऑप्शंस, सेविंग्स एंड फिक्स्ड, वेयर वी गेट 2 to 3% सेविंग्स, एंड फिक्स में 7% के अराउंड, 6.5-7. और हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी रख सकते हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पीपीएफ, रेकरिंग डिपॉजिट्स, वो सब में भी हम लोग ये रुपए रख सकते हैं, वेयर यू गेट अराउंड 7% ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट वी हैव डन. अब ये जो 7% का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, क्या ये इनफ है? बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था. इन्फ्लेशन हर साल हम लोग के इंडिया में अराउंड 5 to 6% का इन्फ्लेशन है. और अगर हम लोग 7% कमा भी रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचता. इट्स द सेम, जितना हम कमा रहे हैं उतना हमारा इन्फ्लेशन है. तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं आता हैंड्स में. वी डोंट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा. हमारे पास 7% ही अर्निंग है और 7% ही इन्फ्लेशन है. तो उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ. हाँ, ये फायदा है कि हमारे पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है एक्स्ट्रा. इफ ड्यू टू इन्फ्लेशन व्हाट वी आर अर्निंग एज इंटरेस्ट, वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर इन्फ्लेशन. बट उससे हमको कुछ खास फायदा भी तो नहीं हुआ. हमारा वेल्थ ग्रो नहीं हुआ. हमारा काम है वेल्थ क्रिएशन. अब वेल्थ क्रिएशन होता क्या है? वेल्थ क्रिएशन होता है कि जब हम लोग अपने सेविंग्स को बचा बचा कर, एक जगह लगा लगा कर, उससे अपना पैसा बढ़ाते जाते और लॉन्ग टर्म में, सपोज आपने प्लान किया है कि मैं आफ्टर 60 कोई काम नहीं करना चाहता, तो अगर आफ्टर 60 नहीं करना है, तो हम उतना पैसा इन्वेस्ट करके उस पर उतना इंटरेस्ट कमा ले कि आफ्टर 60 हम आराम से लाइफ जी सके विदाउट डूइंग एनीथिंग. वो जो अमाउंट है वो है वेल्थ क्रिएशन, कि आपने अपना वेल्थ क्रिएट किया है उसको इन्वेस्ट करके. बट ये सब चीज इन जो अभी मैंने ऊपर ऑप्शंस बताए उससे पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन व्हाट वी आर अर्निंग 6% or 7%, we cannot create any wealth. We can just make up for the inflation. तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम वेल्थ कुछ क्रिएट भी कर पाए, थोड़ा अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए. ये हमें सीखना है. अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मार्केट में ऑप्शंस है आज के जमाने में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ उन ऑप्शंस के विच इज वेरी वेल नोन और बहुत कॉमन है, और जो गवर्नमेंट ऑप्शंस है. ठीक है, और ये अच्छे ऑप्शंस है. जैसे देर आर प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी समझ लीजिए आप, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से देर आर सम योजनास जो चलते हैं, उन्होंने चलाए हैं, विच आर गुड. एंड जहां पर हम लोग अगर अपना पैसा रखते हैं उससे हम लोग को कुछ बेनिफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में, विच इज गुड योजना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसा इकट्ठा करना है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब हायर स्टडीज के लिए या अपनी बच्चे के स्टडीज के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर लड़कियों के लिए पैसा इकट्ठा करना है पढ़ाई के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक योजना है गवर्नमेंट का, सुकन्या योजना. अगर आप लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, उसमें आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो. उसमें एक फिक्स अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो.
एंड वो आपको गवर्नमेंट उसमें बहुत अच्छा आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है अराउंड 8% और समथिंग, एंड यू कैन अर्न दैट, एंड आफ्टर सम टाइम आप वो पैसा निकाल के अपने बच्ची के पढ़ाई में यूज कर सकते हो। फिर एक पेंशन योजना है जो गवर्नमेंट चलाती है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छी योजना है। पेंशन फंड की योजना है, उसमें भी आप कुछ अमाउंट अपना डालते रहो, एंड आफ्टर सम उसका भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है जिसके बाद आप वो अमाउंट निकालो, और उस पर भी 8% या 7% to 8% इंटरेस्ट है जो आपको उस पे वो बहुत, ये सब बहुत सेफ है। और इसमें आप कभी भी रुपए डालो, ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको मिल ही गई, देयर इज नो, और इसमें ज्यादा हैसल भी नहीं है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है आज के जमाने, एंड प्लस एक्सेसिबल मोड्स पे अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे विच इज फुल्ली एक्सेसिबल हम लोग के लिए एनवीडीए और इस सब के थ्रू, एंड वहां पर ये योजनास बहुत इजीली अवेलेबल है, इसके बारे में डिटेल्स भी मिलेंगी, प्लस आप उसमें फॉर्म भी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म, आप आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक करो, बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, एंड एवरी मंथ ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफर होता रहेगा। इट इज वेरी इजी एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेसिबिलिटी, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये हो गई योजना की बात। ऐसे ही एक दो और योजना से मैं नाम भेज दूंगी, आप लोग देखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, जानिएगा, बहुत सिंपल सिंपल योजनास है विच यू कैन यूज एज फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। चलिए, ये तो हो गया ये योजना की बात। एक और तरीका जिससे हम अपने सेविंग्स पर कुछ कमा सकते हैं वो है बाय गिविंग इट एज अ लोन, राइट। अगर हम लोग सेविंग्स हो, बट हमारी सेविंग्स जो बहुत कम है अगर, तो उतने अमाउंट का लोन कौन लेगा हमसे, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर किसी के पास थोड़ी ज्यादा सेविंग्स है देन दे कैन गिव इट एज अ लोन, बट अगर लोन देने के लिए यू हैव टू हैव सम अमाउंट, अ बिगर अमाउंट, एंड उस पर आप 12% इंटरेस्ट कमा सकते हैं, विच इज द मार्केट जनरल रेट, कि 12% इंटरेस्ट कोई भी लोन पे कमा सकता है। बट प्लीज प्लीज मेक श्योर आप जिसको भी लोन दे रहे हैं या कभी आपको देना पड़े, मेक अ प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट, एंड मेक श्योर दैट द अदर पर्सन जिसको आप लोन दे रहे हैं वो ढंग का पर्सन, उसके बारे में पूरा वेरिफिकेशन करा लीजिए। एक तो आप पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन कराइए, प्लस उसके बारे में जानिए कि वो लोन इसलिए तो नहीं ले रहा कि भाई वो बैंकरप्ट हो गया या उसके पास पैसे ही नहीं है इसलिए वो लोन मांग रहा है, बिकॉज अदरवाइज आपका लोन कभी वापस नहीं आएगा, और आप कितना भी अग्रीमेंट बनवा लो, अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो पैसे नहीं देगा। सो आई प्रेफर कि लोन्स में ना पड़े, अपना पैसा अपने पास रहे और हम लोग ही इन्वेस्ट करें। इट वॉज जस्ट अ सजेशन, बट आई प्रेफर लोन्स में ना पड़े, दैट इज माई एडवाइस। बाकी जिसका जैसे मन, बट यस दैट्स माई एडवाइस। नाउ अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आज कैसे एक मार्केट वर्क करता है जहां पर लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आजकल इतने एड्स आते हैं मार्केट के बारे में, उसके सही उसके सब चीज के बारे में इतने एड्स आते हैं, तो हम कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ, देर आर मेनी ऑप्शंस। पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है और मार्केट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। सबसे पहली बात है, व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट में क्या होता है। एक स्टॉक मार्केट जो है आज के जमाने में, उसमें होता क्या है, उसमें है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, देयर इज ऑल्सो सम ये इक्विटी, डेट, बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। जब हम लोग मार्केट खोल के देखते हैं वी गेट कंफ्यूज कि है क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक शेयर ऑफ अ कंपनी होता क्या है जो मार्केट पे लिस्ट होती है और जिसको हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। व्हाट इज दैट। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक, मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने का कोशिश करती हूँ। एक कंपनी है आपकी, सपोज आपकी अपनी एक कंपनी है, ठीक है, आप एक कंपनी ओन करते हो अगर, तो मतलब आपके पास उसके 100% राइट्स है, 100% शेयर्स है
जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट्स मतलब शेयर, मतलब सारा डिसीजन आप लोगे, पैसे भी आप ही ने लगाए हैं उस कंपनी में, और आप ही की वो कंपनी है। सपोज आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हैं और आपने कंपनी स्टार्ट, और अब आपके पास उसके 100% राइट्स या शेयर्स, उसी को शेयर बोलते हैं कंपनी में, शेयर मतलब उसमें अपनी हिस्सेदारी, तो 10% शेयर्स ऑफ द कंपनी आप ही के पास है। जस्ट अ सेकेंड। सो 10%, अब आपके पास 100% ऑफ द शेयर्स आपके पास है। अब वो कंपनी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई, बड़ी हो गई, धीरे 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 धीरे, अब आपको पैसे और चाहिए, और अब आप चाहते हो कि आप कंपनी को एक्सपैंड करो, यू वांट टू एक्सपैंड योर कंपनी, बट यू वांट मनी। तो अब पैसे आएंगे कहां से? यू कांट टेक गवर्नमेंट, जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, कैन टेक लोन्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अब कितना लोगे? एक लिमिटेड ही आप ले सकते हो सब कुछ, उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा, उससे कंपनी को नुकसान भी तो होगा। तो आप सोचते हो क्यों ना मैं अपने कंपनी का 100% मैं ओनर हूं, क्यों ना मैं अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मतलब ओनरशिप किसी को बेच दूं। अगर आप अपने कंपनी का 20% ओनरशिप किसी को बेच दोगे, मतलब अब आपके पास 80% शेयर है और 20% बाहर वालों के पास है, प्रॉफिट भी वैसे ही डिवाइड होगा, 80% आपका, 20% बाहर वालों का जिनको आपने वो शेयर बेचे, वैसे ही सब कुछ डिवाइड होगा। अगर लॉस हुआ तो वो भी वैसे ही डिवाइड होगा, और प्रॉफिट हुआ तो वो भी वैसे ही डिवाइड। तो ये जो 20% हमने बेचा, ये तो या तो हम लोग अपने रिलेटिव्स को बेच देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, इस टाइप की चीजें हम लोग कर सकते हैं। बट जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको बहुत बड़ा बनना है, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को शेयर मार्केट पे लिस्ट करते हैं। लिस्ट मतलब होता है अब मैं अपने शेयर पब्लिक को बेच रहे हैं, पब्लिक को उन्होंने 20, वो अपना फिक्स निकालते हैं कि मैं 20% ही शेयर बेचूंगा अपने पब्लिक को। तो सपोज उन्होंने 20% शेयर लिस्ट किए, और जो फर्स्ट टाइम वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं और अपने शेयर्स निकालते हैं, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर पुटिंग आउट देयर शेयर्स इन द पब्लिक, दे आर टेलिंग द पब्लिक टू बाय देयर शेयर्स। तो वो शेयर्स पब्लिक खरीदेगी, दे विल पे फॉर इट, और वो सारे पैसे उस कंपनी को मिलेंगे। अब द अमाउंट एट विच यू कैन बाय इज ऑलवेज नॉमिनल अमाउंट, 10 रुपए या के शेयर होते हैं मोस्टली कंपनी के, और वही उसी अमाउंट पर आप बाय कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका कंपनी कितना पे खुल रहा है, डिपेंड्स आपके कंपनी के वैल्यू पर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत फेमस फेमस आईपीओज आए थे, जोमैटो, पेटीएम, बहुत आईपीओज आए थे, अगर आप लोगों को किसी को आइडिया हो। बहुत लोगों ने देखा है आईपीओज को, एंड ये जो आईपीओज थे, ये कोई 50 पे खुला, 50 रुपीज पर शेयर, 30 रुपीज पर शेयर। ये कैसे निकालते हैं? कंपनी को वैल्यू करके, मतलब कि कंपनी अभी तक ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना उसमें काम हो रहा है, कितना उसका वैल्यू बनता है बुक्स में, उसके हिसाब से ये वैल्यू निकालते हैं। और वो खुलती हमेशा कभी कम पे भी खुल सकता है, ज्यादा पे भी खुल सकता है। तो लोग आईपीओ बहुत खरीदना चाहते हैं और बहुत लोग पैसे डालते हैं, बट किसी किसी को मिलता है और सबको नहीं मिलता। पैसे रिटर्न आ जाते हैं आपके पास अगर आपको वो शेयर नहीं मिला तो। और शेयर मिल गया तो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं उस कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर खरीद लिए, सपोज हम मिलते हैं, बहुत फेमस कंपनी रिलायंस है, चलिए रिलायंस से आपने 10,000 शेयर खरीद लिए। अब 10,000 शेयर आपने रिलायंस के खरीदे हैं, आज आज रिलायंस के शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अराउंड 5,000 पर शेयर। बट जब स्टार्टिंग में जब ये आई थी, तब इसका वैल्यू बहुत कम था, सिर्फ 50 रुपए या इतने ही वैल्यू था, वो भी बहुत ज्यादा है उस टाइम के लिए। तो तब अगर हम लोग ने खरीदे होते तो आज हमारे पास उस शेयर का वैल्यू बढ़ के आज 5,000 हो गया। मतलब 50 रुपीज का शेयर हैज बिकम 5,000 इन अराउंड 20 years। सो आप कितना अर्न कर लेते? इफ यू हैड 10,000 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 50 एट दैट टाइम, तो टुडे यू वुड हैव 10,000 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। तो मतलब इस तरह से ये शेयर मार्केट वर्क करता है। अब शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ता गिरता है, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑल्सो, कि भाई लोग कितना उसको परचेज करना चाह रहे हैं, प्लस इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑब्वियसली, हाउ इज द कंपनी परफॉर्मिंग, हाउ उन्होंने कितना साल पर साल प्रॉफिट कमाया है, कितना उन्होंने साल पर साल
अपना इमेज गुडविल क्रिएट किया है, कितना उन्होंने काम किया है, कितने एसेट्स बनाए हैं कंपनी ने, बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम लोग देखते हैं। और फिर हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा करी, फ्यूचर कैसा है किसी कंपनी का, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी, बहुत कुछ हम लोग देखते हैं। उससे हम लोग जज करते हैं वेदर अ कंपनी इज गुड और बैड, और हम लोग उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। नाउ शेयर्स इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बट इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की। और आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन डायलॉग है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। ये बहुत कॉमन बात है जो हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बोलते हैं। तो शेयर्स आर वेरी रिस्की बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हम सोचते हैं चलो ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर, समझिए 20 रुपए का कोई कंपनी है, उसका शेयर हम खरीदते हैं, बहुत अच्छा होगा। बट ये भी हो सकता है कि आज से 5 साल तक भी उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर डज नॉट एक्सीड 25, और इट माइट फॉल टू 15, मतलब 25 से ज्यादा ना बढ़े और 15 पे आके गिर जाए। हमने भी बॉट इट इन 20 रुपीज, बट ऐसा हो सकता है। तो हमें इसके बारे में कुछ गारंटीड नहीं है, रिस्क है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी भी डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन टिप्स, कहीं पर आपको कोई बता दिया अरे ये शेयर खरीद लो, नो। ऑलवेज अपना आप थोड़ा सा सर्च करो उस कंपनी के बारे में। आप कभी भी गूगल पे कोई कंपनी टाइप करोगे ना, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री जोग्राफी सब आ जाए, व्हाट इज अबाउट द, एटलीस्ट यू शुड नो इन विच कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग, कैसा कंपनी है वो, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेदर दिस, अगर आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, दो चीज अगर आप देख लो, हाउ इज द कंपनी परफॉर्मिंग अभी, एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट इज फ्यूचर में कंपनी के पास ऐसा क्या है कि वो ग्रो करेगी। कहीं वो कंपनी ऐसा तो नहीं है कि अभी वो जहां पहुंच गई है उससे ऊपर वो जाएगी ही नहीं, वो ऑलरेडी बहुत ग्रो करके यहां तक आई है और आगे उसके पास है ही नहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा है तो फिर उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट भी करो तो आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हमेशा दो चीज देखनी है कि हाउ इज द कंपनी डूइंग नाउ एंड व्हाट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। पास्ट परफॉर्मेंसेस तो सब देख, सब बोलते हैं अरे 5 साल में क्या क्या कंपनी ने, पिछले 10 साल में क्या क्या कंपनी ने, बिल्कुल देखते हैं, वो एक है। बट अगर आप फ्यूचर नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। 5 साल में जो कर चुका उससे आपको क्या बेनिफिट है, आप तो आज घुस रहे हो उस शेयर में, बट अगर आप फ्यूचर ही नहीं देखोगे तो कोई समझ नहीं आएगा कि वेदर यू, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट और थोड़ा रिस्की है, और बेनिफिट्स भी ज्यादा है क्योंकि रिस्की। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग को तो इतना आइडिया नहीं है, हम लोग इतना फंडामेंटल एनालिसिस, इतना फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट नहीं देख सकते, कैन भी हम लोग नहीं देख सकते। और ये सच है, कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, उसको डर लगता है शेयर से कि भाई पता नहीं शेयर में डालूं क्या होगा। तो हम लोग जनरली वी डोंट प्रेफर कि भाई हम शेयर्स में पैसा लगा। तो अब हम क्या करें, तो देर इज एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। कल हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उसमें किस, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी बहुत टाइप के हैं, लार्ज स्मॉल मिड बहुत टाइप के हैं, जो मैं आपको कल बताऊंगी कि कौन सा क्या होता है, ताकि आप लोग खुद समझ पाओ, एटलीस्ट बेसिक तो समझ पाओ। बट आज मैं आपको बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। हम लोग सब जगह ऐड देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत एड्स आते हैं। प्लस हम लोग लॉन्ग टर्म सब बोलते हैं अरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के भूल जाओ, 5 साल 10 साल बाद आप पैसा निकालो, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दैट इज व्हाट वी आर told कि you put money in mutual funds and then you leave it for 5-10 years, it will always benefit you। but होता क्या है म्यूचुअल फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, जनरल एग्जाम्पल। सपोज हम लोग को कहीं घूमने जाना है, अब हमारे पास पैसा कम है, लाइक अकेले जाएंगे अगर हम, तो हमें होटल का भी भाड़ा देना है, प्लस हमें गाड़ी भी भाड़ा देना है, गाड़ी का फूड का भी लगेगा, बहुत सारे खर्चे हमने लिख लिए कि इतना 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 खर्चा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ चलो एक फ्रेंड से पूछते हैं। फिर मैं एक फ्रेंड के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई तू चलेगा मेरे साथ, तो वो भी रेडी हो जाता है, वो भी ज्वाइन कर लेता है, और फिर हम लोग वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो अब रूम
रूम तो एक ही चाहिए, पहले भी एक चाहिए था क्योंकि मैं अकेला था, तो भी एक रूम लगेगा, दो है तो भी एक रूम में हो ही जाएगा, बट खर्चा डिवाइड हो गया। फूड फूड भी थोड़ा फर्क पड़ता है, एक से दो में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ट्रैवलिंग भी सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, अब उस फ्रेंड ने सोचा कि चल मैं भी अपने एक फ्रेंड से, वो भी दो अपने फ्रेंड को ले आता, ऐसे करके चार हो गए। अब चार से फिर बढ़ते बढ़ते 6 8 10 तक पहुंच गए हम लोग। तो अब 10 तक पहुंच गए तो ओवरऑल जो खर्चा है वो हमारा कम होते जाता है, एक लेवल तक कम हो जाता है जितना तक हो सकता है। जो मिनिमम खर्चे हैं वो तो लगेंगे बट फिर भी वो कम हो जाता है और पैसे भी बढ़ जाते हैं। जैसे एक के पास सपोज 5,000 रुपए है, तो दूसरा आदमी आया जो उसका फ्रेंड है, बोला मैं भी 5,000 रुपए लगा दूंगा, तीसरा आया वो भी पांच, ऐसे करके 10 जन आए तो हमारे पास 50,000 रुपए है। अब हम हो सकता है कोई और बेटर जगह घूमने जा सकते हैं। सपोज पहले जैसे मैं कैलकाटा में रहती हूँ, तो पास में पूरी है, तो अगर मेरे पास 5,000 रुपए है तो मैं सोचूंगी पूरी जाकर आ जाता है, चलो एक रात गए, एक दिन रुके, नेक्स्ट डे वापस। बट अगर मेरे पास 50,000 रुपए है, चाहे 10 जने हो, बट फिर भी मैं थोड़ी दूर जा सकती हूँ, मैं सिक्किम भी जा सकती हूँ, मैं गैंगटॉक दार्जिलिंग जा सकती हूँ, थोड़ा और बेटर देन पुरी मैं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अब 50,000 रुपए है और थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से हम लोग बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर जगह जा सकते हैं। तो वही है म्यूचुअल फंड्स। होता क्या है, यहाँ पर एक आदमी 2,000 रुपए देता है, कोई दूसरा आदमी भी 2,000 रुपए देता है, तीसरा आदमी भी 2,000 रुपए देता है, ऐसे कर करके कोई 1 लाख, कोई 50,000, अलग अलग अमाउंट जो सब दे रहे, एवरीवन इज गिविंग समथिंग और द अदर फॉर द म्यूचुअल फंड। तो एक पूल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं पूल। पूल मतलब जहां पर मनी का एक पूल क्रिएट होता है। पहले वी हैड ओनली, आपके पास 2,000 रुपए है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 2,000 रुपीज यू हैव टू इन्वेस्ट, सो यू कैन इन्वेस्ट इट इन वन शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक शेयर खरीदने जाओ, तो कोई सपोज एक शेयर है 500 रुपीज का, सो यू कैन बाई ओनली 4 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी बिकॉज यू हैव 2,000। बट जब हम म्यूचुअल फंड्स का बात करते हैं, व्हाट वी डू इज वी पुट दैट 2,000 रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड। नाउ आई ऑल्सो हैव 5,000, आई ऑल्सो पुट दैट 5,000 रुपीज इन द सेम म्यूचुअल फंड। किसी और के पास 10,000 है तो वो भी उस सेम म्यूचुअल फंड में दे पुट 10,000 रुपीज इन दैट म्यूचुअल फंड। ऐसे कर करके दैट म्यूचुअल फंड के पास पैसे बहुत आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लैक्स, हजारों लाखों रुपए, मतलब 4,000 लाख रुपए, ऐसे ऐसे करके इकट्ठे होते जाते हैं उनके पास रुपए। इतने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड के पास सपोज 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत ज्यादा होता है उनका पूल, बट स्टिल समझो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए म्यूचुअल फंड के पास। तो अब एक म्यूचुअल फंड तो कम से कम 20 या 25 अच्छी कंपनीज के शेयर बाय कर सकता है। वो भी शेयर ही बाय कर रहा है, वो भी उन कंपनी के शेयर्स में ही पैसे लगा रहे हैं जिसमें हम भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। बट फर्क क्या है कि वो एक की जगह 20 कंपनी के शेयर्स में लगा, वो एक की जगह अराउंड इतने लोगों का पैसा लगा। उससे फायदा क्या होता है, पहला बात, अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही है तो कोई दूसरी कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उससे हम लोग को नुकसान होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। वेरी लेस रिस्क, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, लॉसेस का चांस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास देर इज अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम लोग इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हम लोग बहुत सारी जगहों पर पैसा लगा सकते हैं एक साथ, अलग अलग टाइप के शेयर में, अलग अलग टाइप की कंपनी में हम लोग पैसा डाल सकते हैं। तो यही होता है म्यूचुअल फंड्स का काम। अब इसके और भी बेनिफिट्स ये है कि म्यूचुअल फंड्स के पास फंड मैनेजर्स होते हैं, दे हैव फंड मैनेजर्स जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो सिर्फ शेयर्स और कंपनीज के बारे में पता करते हैं और उनका काम ही है पैसे लगाना। और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स हायर करते हैं और उनका एक्सपर्टीज हम लोग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने उस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी एक म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, उनके पास 3 एक्सपर्ट्स हैं, तो वो तीनों एक्सपर्ट मिलके उन पैसों को लगा रहे हैं। तो हमारा चाहे 2,000 रुपए ही है,
बट वी गेट दैट एक्सपर्ट एडवाइस। 2,000 रुपए भी हमारे कोई एक्सपर्ट ने लगाया, कोई अच्छी जगह। तो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, बिकॉज यू गेट टू पुट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग शेयर्स में लगा सकते हैं, प्लस एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है। देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क रिड्यूस हो जाता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। एक म्यूचुअल फंड में अगर आप नॉर्मल, एकदम नॉर्मल इंडेक्स, मतलब हम लोग इंडेक्स फंड्स बोलते हैं, एकदम नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड्स होते हैं सबसे नॉर्मल में भी लगाओ तो 100%, 10 to 12% ईयरली रिटर्न मिलेगा ही। 12% तक बन जाता है, बट स्टिल वी से 10 to 12%। So that is a very good return. You getting, मतलब for example, if you have an inflation of 5 to 6%, you are getting a return of 12%. Means you are actually creating 6% of your wealth every year. तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हम लोग करते हैं, ये है, ये आप लोग को कोई भी म्यूचुअल फंड में लगाने से मिल जाता है। तो आज के जमाने में जहां पर आप देख रहे हो कि सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सोचते इतना कैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट शेयर्स में नहीं, लोग म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन यही है, वहां पे रिटर्न अच्छा है, रिस्क कम है। ऑब्वियसली इफ द मार्केट, जब मार्केट नीचे जाता है टोटली, तो म्यूचुअल फंड्स भी नीचे जाता है, बट ये भी है कि म्यूचुअल फंड जब मार्केट ऊपर आता है तो वापस सेम हो जाता है। अगर आपका लॉस हुआ भी है तो भी यू हैव टू बी पेशेंट, रहो मार्केट में, और जब वो वापस ऊपर आएगा इट विल रिकवर, रिकवरी हो जाती है। अभी मार्केट इतना नीचे गया, लोगों का बहुत लॉस हुआ, बट देयर आर शेयर्स विच डिड नॉट रिकवर। बहुत सारी कंपनी के ऐसे शेयर्स हैं जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, जो नीचे गए तो नीचे ही रह गए। बट म्यूचुअल फंड्स जो नीचे गए थे कंपेयर टू द मार्क शेयर्स कम नीचे गए, और अब वो रिकवर हो गए हैं। दैट इज द ट्रूथ। अभी वो रिकवर्ड है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, बट रिकवर्ड है, उनको कोई लॉस भी नहीं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स का, और इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि हम लोग कितनी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, देन वी कैन इन्वेस्ट इन government योजनास, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन फंड योजना, देर आर अ फ्यू ऑफ दीज योजनास जहां हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी कैन देन कम टू शेयर्स, मार्केट कैसे वर्क करता है मैंने आपको बताया कि शेयर्स क्या होते हैं, एंड देन वी कैन कम टू म्यूचुअल फंड्स। मैंने आपको लोअर से हायर तक बताया है। कल हम लोग थोड़ा और डिटेल में करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर में किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्लस मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बताऊंगी फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट 100, विच इज अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत बेटर बेनिफिट्स देगा देन फिक्स्ड डिपॉजिट, बट इट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। तो अब अगर आप लोग का, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन आंसर्स है, सो वी कैन टेक इट अप। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ये पूरा वर्कशॉप वगैरह लिया। मेरा सवाल एक्चुअली 2 सवाल थे। पहला तो एनपीएस के बारे में था, एनपीएस पेंशन फंड मैनेजर के बारे में। उसको कैसा चूज किया जा सके, कौन सा बेटर रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि अभी तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो बंद हो गए, तो हम मतलब हाँ, तो फिर भी हम गोल्ड में कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस थ्रू, किस वे के थ्रू। ओके, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमें एनपीएस में जाना ही है, इट इज कंपल्सरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई गॉट इट। तो इसमें एक अपडेशन ये आया है कि हमारे मैनेजमेंट ने जो है हमें ये अलाउड किया है कि आप अपना जो मैनेजर होता है, कंपनी होती है पेंशन फंड मैनेजमेंट करने वाली, हाँ, तो वो अब अपने आप से अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हो। और जो पोर्टफोलियो होता है इक्विटी और डेट में, उसका परसेंटेज भी अपने हिसाब से आप
नॉलेज के Check बेस कर पे सकते हो। चेंज कर सकते हो। तो इसमें कौन सा बढ़िया है या इसमें क्या कर सकते हैं अब ये बताइए। जी मैं समझ गई। देखिए, एक तो कंपनीज तो आपको सच बताऊंगी जो अच्छी पेंशन स्कीम्स देती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। स्पेशली जैसे इसका एक्सिस का एक है, आईसीआईसीआई के पास है, एचडीएफसी, निपॉन, इन सब के पास है अच्छी पेंशन फंड स्कीम्स। ठीक है, अब तो आप इसमें से कोई भी चूज कीजिए, अच्छा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको सच बोलूंगी, एक नहीं दो नहीं नहीं परसेंट। हाँ, जी, आपका बाय बात डिफॉल्ट सही जो है मैडम। एसबीआई पेंशन कैसे फंड नहीं नहीं, देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है ना वो एसबीआई लेकिन पेंशन फंड के पास जाता है, पर एसबीआई वाले एसबीआई के पास। सिर्फ 7% के आसपास रिटर्न देते हाँ, हैं। हम्म और एचडीएफसी जो है वो लगभग लगभग 13% से अबव दे रहे 13% हैं। दे, करेक्ट। हाँ, इसलिए मैंने हाँ आपको हाँ एसबीआई का नाम नहीं लिया, मैंने आपको यही बोला, हाँ हाँ। एचडीएफसी, निपॉन, आईसीआईसीआई, ये अच्छा, तीनों बहुत अच्छे। ठीक है, और एसबीआई मैडम तो वो बाय डिफॉल्ट जाता है। हाँ, और वो गोल्ड गोल्ड के बारे में बताइए, मैं बता ऑनलाइन रही हूँ मैं बता इन्वेस्टमेंट रही हूँ कैसे। हाँ वही बता रही हूँ। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अभी दो तरीका है, बहुत अच्छे तरीके हैं दोनों ही। एक है ईटीएफ, अगर आपने सुना है। ईटीएफ्स क्या होते हैं, आजकल अभी आए हैं ईटीएफ्स, बहुत नए नए हैं, लोगों को ज्यादा नहीं पता है। ये है ट्रेडेबल फंड्स बोलते हैं इनको। और इसमें कुछ नहीं है। ईटीएफ्स जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल, जैसे एचडीएफसी ही है फॉर एग्जांपल, तो एचडीएफसी के पास गोल्ड ईटीएफ्स है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गोल्ड में भी लगाते हैं, प्लस गोल्ड माइंस में भी लगाते हैं, गोल्ड रिलेटेड कोई कंपनी है बड़ी उसमें भी लगाते हैं, बट सब कुछ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड नाम ही है गोल्ड ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये शेयर के जैसे मार्केट में ट्रेड करता है, पूरा शेयर है। जैसे एक मार्केट में शेयर काम करता है ना, बढ़ता है गिरता है, सब कुछ सेम है। बट इसका फर्क क्या है कि ये एक फंड है, ये जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे ही एक फंड है। इसमें आप वही होता है, बहुत सारा पैसा एक साथ आता है और फिर वो इन्वेस्ट होता है, ये शेयर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। इसमें आपका चार्जेस वगैरह, जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं वो बहुत कम है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड कर। आप अभी खरीद के छोड़ दो, 5 साल 10 साल बाद उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा आराम से। जैसे गोल्ड बढ़ेगा, वो तो एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है, गोल्ड बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा ये भी गिरेगा, सिंपल। लास्ट 5 साल में मैं आपको बता रही हूँ 50%, मतलब 50 to 55%, कोई कोई ईटीएफ में 70 to 75% इंक्रीज हुआ है इन गोल्ड। तो ये बहुत अच्छा है। प्लस एक और ऑप्शन है विच इज मल्टी एसेट फंड्स होते हैं। मल्टी एसेट क्या होते हैं कि जनरली मल्टी एसेट फंड्स 3-4 तरह के चीजों में लगाता है, जैसे शेयर्स वगैरह में भी लगाएगा, कुछ अमाउंट गोल्ड में भी डालेगा, कुछ उसमें भी डालेगा। बट वो इतना फीजिबल नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो थोड़ा घुमा हुआ चीज है। आप बेस्ट है आपके लिए अभी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ, कहीं पे भी लगाना आप लगा सकते हो। बहुत सबका ऑप्शन है, एचडीएफ तो ये भी सबके पास है, निपॉन, एचडीएफसी, आईसीआई, किसी के पास भी आप जाओ सबके पास है ये ऑप्शन, और अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगी, जो मेरा एडवाइस है वो एचडीएफसी, निपॉन, आप कोई भी ले सकते। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन? Can I have the list from low risk investment to high risk investments along with the interest rate? Can you repeat once? Okay, yeah, I'll just repeat it. You can write it down or whatever, you can just record it. See, it's very simple. We start from savings account, which is 2 to 3%. Okay, then we go to fixed deposits, which is around 6 to 7%, like 6.5 it comes at the end. Then we go to PPFs or recurring deposit in post office, which comes to 7%. Then we go to shares does not have a fixed rate, obviously it is moving up and down. Then we have debentures, we have pension funds, Sukanya Yojana, all these come to 8 to 9%. And then there is mutual funds, which is the totally basic mutual funds will give you 10 to 12%. But there are a lot of options in mutual funds, so as you go higher you take more risk, a bit more risk, then it goes on to 15, 18, 20, it depends. But basic will give you 10 to 12. I'm talking about equity. Okay? मैम एमसीएक्स में इन्वेस्ट करना मैम कैसा ऑप्शन है ये?
किसमें? फिर से एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। MCX में मार्केट ऑफ कमर्शियल कमोडिटीज होती है, कमोडिटीज। यस मैम, MCX। सी कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट इज गुड। वही तो उन्होंने गोल्ड के लिए जैसे पूछा, तो जो बहुत ज्यादा मूविंग कमोडिटी जो हम लोग को दिख रहा है सामने कि इट इज ग्रोइंग, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इज गुड। बट डायरेक्ट कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए गो थ्रू ETFs विच लाइक गोल्ड सिल्वर में। और अगर आपको बाकी कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है तो इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, इट इज गुड। चाहे हम लोग जैसे ग्रेन्स वगैरह में भी बहुत लोग करते हैं, सो इट इज गुड। Okay, madam, I have one. Hello. या आई एम लिस्टिंग, टेल मी। So want to know like it is worth investing in physical gold and some digital gold is also there. What is the how we can do that? Yes. Digital gold is these only HDFC gold funds and all those. There is no digital gold as in digital gold as in digital So gold. there's These an are application called Aura Gold. Is it reliable? Since he asked this question, I'm just raising it up. yeah. Could you just repeat? What is it? You just Aura mentioned Gold. what? Yeah, gold. No digital gold in Google Pay, Phone Pay that we can Google. purchase. Yes. I understood your point. Okay. See, there is physical gold is always good. I won't say it's bad. It's good. Just one thing, you have to keep it somewhere, right? That is an issue sometimes. You have to keep it at a safe Okay. place, right? If you keep it in a bank, for example, but something happens to the bank tomorrow, you will only keep it in the like the what I say safe. No, in the bank safe. So if something happens to the bank tomorrow, it will give you 5 lakh rupees. It doesn't matter whatever you have kept. If it is in crores or it is in lakhs or it is whatever, bank will give you maximum 5 lakh rupees. That's what it Okay. is written in the bank. Maximum. So 5 lakh. If the suppose there is a natural calamity and the bank is gone tomorrow, for example, I'm just saying, in whatever bank you have an account safe, and the bank is gone tomorrow, it will give you 5 lakh rupees for whatever you have kept in its safe. Okay, so the physical gold is very good, but the only problem is safekeeping. Other than that, there is no issue. Physical gold, there is no comparison to physical gold, because see, if you are especially if you are buying in bars or something like that, because obviously if you are buying those, it will always be in your hands and you can do whatever you want tomorrow, right? And digital gold is good, but what you are talking about, GPay, I don't know about that. Truly speaking, I have never recommended anyone about that, so I won't speak on that because I don't know about it. If you want, I will just cover it today a bit. I will learn about it, then I can tell you something about it tomorrow. But in what you are telling me about digital gold in through GPay or something, that I am not so agree. Okay. No problem. Okay. Yeah. Okay. Thank you.